Hello everyone, welcome to Melvano Apps. Today we are going to learn about continuous functions. अभी तक हम लोग ने लिमिट्स देखा है, तो लिमिट्स हम लोग पूरा देख चुके हैं। किस तरह से हम किसी फंक्शन की लिमिट किसी वैल्यू के लिए कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंटिन्यूअस फंक्शंस की। तो बेसिकली कंटिन्यूअस फंक्शन, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूअस का क्या मतलब है कि कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए बीच में। तो ऐसी चीज जो बीच में ब्रेक आए बिना चलती जाए तो हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। जैसे कि मान लो कोई बच्चा पढ़ रहा है, अब वो पढ़ते पढ़ते नॉन स्टॉप पढ़े जा रहा है, मतलब ब्रेक ही नहीं ले रहा है वो बीच में। उसे बोल भी रहे हैं कि आ जा, बैठ जा, खाना खा ले, नहीं, उसको नहीं खाना है, वो पढ़ता रहेगा, कंटिन्यूअसली पढ़ता रहेगा। तो ये जो टर्म आप सुन रहे हो कंटिन्यूअसली, तो मतलब जब बिना ब्रेक के कोई काम हुए जा रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअसली। तो ऐसे ही ऐसे फंक्शंस जिनमें कोई ब्रेक ना आए, जो चलते ही जाएं, तो इस तरह के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो या तो हम अगर अपनी लैंग्वेज में अगर इसको समझना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे फंक्शंस जिसे आप बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हो, चाहे वो ऐसा हो, चाहे देखिए कुछ भी बन सकता है, ठीक है। अगर ये पूरे बोर्ड पर मैं बना दिया, अब देखो मैंने कहीं भी पेन नहीं उठा रहा हूं मैं, क्या मैंने कहीं पेन उठाया? नहीं, क्योंकि हमने यहां पर कहीं भी पेन नहीं उठाया, इसीलिए ये जो फंक्शन होगा जो हमने अभी बनाया था वो होगा हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन जिनमें हमें ग्राफ बनाते वक्त पेन ना उठाना पड़े। अब मान लीजिए मैं पहले ये बनाया, फिर अब यहां से वैल्यू इसकी यहां आ गई, फिर मैंने ये बनाया, तो देखिए यहां से जब मैं यहां गया तो मेरे को बीच में पेन उठाना पड़ा, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा हमारा, डिसकंटिन्यूअस। अगर आपको ग्राफ बनाते वक्त पेन उठाना पड़ रहा है तो डिसकंटिन्यूअस, और आप बिना पेन उठाए फ्लो में एकदम बनाते जा रहे हो तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस फंक्शन को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस। तो यहां पर आप देखिए, अगर आप x में बहुत हल्का सा चेंज करते हैं, मान लीजिए ये हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा चेंज करने से आपके f में भी चेंज आए, मतलब ऐसा होना चाहिए f में भी बहुत छोटा सा चेंज आना चाहिए, या तो छोटा सा चेंज आए या चेंज आए ही नहीं, ठीक है, या तो छोटा सा चेंज आए या फिर चेंज आए ही नहीं। लेकिन अगर इस छोटी सी वैल्यू को चेंज करने से फंक्शन में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा कहने का मतलब बिल्कुल, मतलब अगर मान लीजिए ये फंक्शन है ना हमारा, और यहां से आपकी वैल्यू अगर यहां भी चली गई, ये भी बहुत बड़ा चेंज है। ये जो आप देख रहे हो, ये इतना सा जिसको भी लग रहा है कि ये इतना सा ही चेंज है, ये इतना सा चेंज नहीं है, ये बहुत बड़ा चेंज है। मतलब अगर ग्राफ आपका हिल भी गया ना अपनी जगह से, तो भी वो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो यहां पर यही बोल रहे हैं कि इन मैथमेटिक्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ फंक्शन फॉर विच स्मॉल चेंजेस इन द इनपुट रिजल्ट इन स्मॉल चेंजेस इन द आउटपुट, अदरवाइज ए फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस। जैसा कि मैंने बोला कि छोटा सा चेंज करने से बहुत छोटा सा चेंज होना चाहिए, अगर आप बड़ा चेंज हो गया ना तब वहां पे वो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिना पेन उठाए हम अगर ग्राफ बना सके तो हम उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ फंक्शन हुज ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द पेपर। तो अगर आप पेपर से बिना पेन उठाए ग्राफ को ड्रॉ कर पा रहे हो तो वो कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। जैसे कि मैं कुछ दो रियल लाइफ एग्जांपल्स यहां पर हम देख लेते हैं। आपने पेड़ पौधे सभी ने देखे होंगे, तो पेड़ पौधों पर जो फूल उगता है, ठीक है, आपने देखा होगा फूल, तो हम क्या करते हैं, लास्ट में उसको तोड़ ही लेते हैं, है ना। हमारी ये आदत कभी नहीं छूटने वाली, तो हम क्या करते हैं, लास्ट में फूल को तोड़ लेंगे। देखो फूल जो है ना, हमेशा स्टार्टिंग से, मतलब जब से वो फूल पेड़ पर लगना स्टार्ट हुआ होगा, फ्लावर, जब से वो फ्लावर पेड़ पर लगना स्टार्ट हुआ होगा, तब से वो ग्रो ही कर रहा होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने ग्रो किया, रुक गया, ग्रो किया, रुक गया, ग्रो किया और फिर खत्म हो गई उसकी ग्रोथ, ऐसा नहीं होता। देखो ग्राफ मतलब वो ग्रोथ करता ही रहेगा, या तो कुछ दिन के लिए ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा, फिर ग्रो करेगा, फिर ग्रो करेगा। मान लीजिए ऐसे ये ग्रो कर रहा है करते करते फिर ये कांस्टेंट हो गया कुछ दिन के लिए, फिर ग्रो करने लगा, फिर ग्रो करने लगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले ये ग्रो कर रहा था, फिर ये कंटिन्यूस होगा, फिर यहाँ पे खत्म हो गई इसकी लाइफ, बीच में मर गया ये फूल, फिर वापस से जिंदा हो गया, वापस से जिंदा हो गया, फिर से ऐसा होने लग गया। ऐसा कभी नहीं होगा, बीच में मर के कोई चीज कभी जिंदा नहीं हो सकती। तो यहां पर क्या होगा, या फिर आप एक आदमी की, किसी भी पर्सन की एज ले सकते हो। किसी की एज क्या है, हर सेकंड हर पल बढ़ती है ना। मतलब आप देखो कि कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी एज, कब जाके रुकेगी वो, जब इंसान की डेथ हो जाएगी, वो तभी जाके रुकती है। वैसे ही फूल की ग्रोथ भी कब रुकेगी, फ्लावर की ग्रोथ कब रुकेगी, जब उसको तोड़ दिया जाएगा।
जब तक हम उसको पेड़ से अलग नहीं करते तब तक वो ग्रो करता ही रहता है, मतलब उसकी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअस रहेगी। वैसे ही हम किसी भी पर्सन की, मेरी ले लो, आपकी ले लो, एज क्या है, बढ़ती रहेगी, ठीक है। हर टाइम पे एज बढ़ती है, हर एक सेकंड में आप बड़े होते हो, बड़े मतलब हाइट में नहीं, उम्र में। तो आपकी एज जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वो कब रुकेगी? जब डेथ हो जाएगी। डेथ से पहले कभी भी आपकी एज रुकती नहीं है, या रुकती नहीं है बोले, या फिर हम ये बोले कि कभी भी ऐसे ब्रेक नहीं लेगी बीच में, ठीक है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि भाई कोई इंसान मतलब किसी की डेथ हो गई, वो वापस जिंदा होने लगा फिर बढ़ने लगा, ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर होता है वो। कभी कभी अगर सुनने में आया हो आपके, तो कभी कभी होता है। दूसरा, अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि मान लो सपोज आपका बैंक अकाउंट है, उसमें कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट पड़ा है, ये मान लीजिए यहां पर हम लिख लेते हैं, पहले सपोज आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, ठीक है। तो 10,000 रुपए ये पड़े रहेंगे, मतलब यहां तक, ये आपने डाले यहां पर 1 जैन को, फिर यहां पर 31 जैन तक कोई इसमें कुछ नहीं हुआ, 31 जैन तक ये ऐसे ही पड़े रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपकी 31 जनवरी को 31 जनवरी आपको सैलरी आपकी अकाउंट में क्रेडिट हुई। तो जैसे वो सैलरी क्रेडिट हुई, आप कितना कमा लेते हो? 50,000, ठीक है, 50,000। तो यहां पर आपका एकदम से क्या हो जाएगा, ये अमाउंट एकदम से देखो 60,000 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया? अभी 10,000 था 31 जैन तक, फिर एकदम से 31 जैन को एकदम से ही ये क्या हुआ, यहां पर हमारा 60,000 हो गया। अब देखो यहां पर जब फिर मान लो आपकी फेब तक ऐसे, ठीक है, कितना 28 फेब लिख लो, चलो 28 फेब तक। अब इतना होना चाहिए था, लेकिन बीच में क्या हुआ, 15 फेब को आपको किसी ने बोल दिया कि अपने अकाउंट से 10,000 निकाल लो। तो 15 फेब तक तो इतने ही रहे, लेकिन 15 फेब पर फिर कितने हो गए, यहां पर ये 50,000 हो गए। तो इस तरह से आप देख रहे हो यहां पर क्या हो रहा है, देखो पहले इतने थे, अब फिर क्या हुआ, आपने एकदम से अकाउंट में पैसे आए, तो क्या हुआ, एकदम से ऊपर चढ़ा गया, यहां पर बढ़ गया फिर फंक्शन, जो ब्राउन वाला देख रहे हो, ब्राउन वाला देखो। फिर उसके बाद आपने 10,000 निकाल लिए तो वापस आया। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए जब भी आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं या आप अकाउंट से पैसे निकाल रहे हो, तो ये जो लाइन है ये चेंज कर रही है, मतलब ये वेरी कर रही है। तो यहां पर डिसकंटिन्यूटी आ जा रही है, कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब जो आपके अकाउंट में जो अमाउंट पड़ा हुआ है वो कंटिन्यूअस नहीं है। वो जब भी आप पैसे डाल रहे हो या पैसे निकाल रहे हो, वो वहां पर वेरी कर जा रहा है, तुरंत एकदम से वो कंटिन्यूटी को खत्म कर देगा। तो यहां पर यही बोला है, इफ एम्प्टी डिनोट्स द अमाउंट ऑफ मनी इन ए बैंक अकाउंट एट टाइम t, देन द फंक्शन जंप्स व्हेनेवर मनी इज डिपॉजिटेड और विथड्रॉन, सो द फंक्शन एम्प्टी इज डिसकंटिन्यूअस। इसीलिए जो एम्प्टी हमारा फंक्शन है, जो यहां पर डिस्कस किया जा रहा है, जो ये फंक्शन है, ये हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो ये है बेसिकली हमारा जो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का कंसेप्ट है। अब हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि sin x का ग्राफ है। आप देख सकते हैं, आप उसे कहीं भी आप बिना पेन उठाए पूरा ऐसे चलता जा रहा है, जहां तक जा सकते हो वहां तक बनाते चले जाओ, इधर भी और इधर भी, जितना चाहो उतना बना सकते हो sin x का ग्राफ बिना पेन उठाए। लेकिन cos x का भी ऐसे ही बना सकते हो आप, जैसे cos x का लिखा है यहां पर, cos x का भी आप बिना पेन उठाए बना सकते हो। लेकिन जैसे अगर मैं tan x की बात करूं, तो देखो यहां पे ये है हमारा π/2, ये है हमारा -π/2। तो यहां पर क्या होगा, देखो जब आप π/2 के बाद जाओगे तो आपको यहां पर जंप करना पड़ेगा। मतलब आप देख रहे हो यहां से आपको सीधा प्लस इंफिनिटी पे थे, सीधा एकदम से नीचे आ गए, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, एकदम से यहां पर सबसे ऊपर थे, अभी सबसे नीचे आके गिर गए एकदम। तो यहां पर ये डिसकंटिन्यूटी आई है इस ग्राफ में। वैसे ही फिर से डिसकंटिन्यूटी आएगी, यहां पर जाओगे तो ऐसे हो गया, फिर डिसकंटिन्यूटी आएगी, ऐसे जाओगे तो ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये डिसकंटिन्यूटी आती जा रही है। तो जहां भी आपको पेन उठाना पड़ रहा है वहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। यहां पर देखिए पेन उठाना पड़ा कि नहीं, पहले मैंने यहां तक बना दिया, फिर मेरे को यहां पे आना पड़ा, फिर मेरे को पेन उठाना पड़ा, फिर मेरे को पेन उठाना पड़ा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि tan x जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा, sin x और cos x कंटिन्यूअस होंगे, क्योंकि इनका ग्राफ बनाने के लिए मेरे को कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें तो मोड एक्स का भी आप देख सकते हो। मैं इधर से स्टार्ट करूंगा, ऐसे जाते जाते ऐसे बना दूंगा। बताओ पेन उठाया मैंने कहीं? हालांकि गंदा बनाया है, लेकिन इस तरह देख लो। चलो पेन उठाया कहीं? नहीं, कभी भी पेन आपको उठाना नहीं पड़ेगा जब भी आप मोड एक्स का ग्राफ बनाओगे। तो इसीलिए जो मोड एक्स होता है ये भी हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहां पर अगर आप एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो tan x, cot x भी डिसकंटिन्यूअस होगा, sec x भी डिसकंटिन्यूअस होगा, cosec x भी डिसकंटिन्यूअस होगा, box x भी,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस होगा, फ्रैक्शनल पार्ट x भी डिसकंटिन्यूअस होगा, सिग्नम x भी डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर इनके ग्राफ आप जानना चाह रहे हो तो आई थिंक सबको फंक्शंस में मैं पढ़ा चुका हूं। सारे ग्राफ जो हैं हम लोग फंक्शंस में डिस्कस कर चुके हैं। बॉक्स एक्स का भी डिस्कस कर चुके हैं, फ्रैक्शन पार्ट एक्स का भी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का अगर आपको याद हो तो ऐसा ग्राफ बनता था, है ना। और बॉक्स एक्स का तो आई थिंक सबको याद होगा ही होगा। इसमें तो एक स्टेयर्स टाइप बनती थी, ये इस तरह से, यहाँ पर ये इस तरह से। सिग्नम एक्स का भी याद होना चाहिए, यहाँ पर ये -1 होता था, ये 0 पर डार्क सर्कल, फिर 0 1 पर फिर ओपन सर्कल। ये इस तरह से जो हमारे ग्राफ हैं, ये हमारा है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का, ये बॉक्स एक्स का और ये सिग्नम एक्स का। तो ये जो ग्राफ है ये सारे के सारे डिसकंटिन्यूअस हैं। जैसे कि देखो यहां पर सारे इंटीजर्स पर ब्रेक आएगा, इसमें भी सारे इंटीजर्स पर ब्रेक आएगा, सिग्नम एक्स में 0 पर ब्रेक आएगा। तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है हमारे, क्योंकि इनमें आप जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे आपको पेन उठाना ही पड़ेगा, बिना पेन उठाए आप ये ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अब एक फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कब बोलते हैं? देखो सबसे पहले आप यहां पर समझो ये चीज। देखो मैं आपको दिखाता हूं कौन सा केस देखा जाए। एक केस हम बना लेते हैं यहां पर, या चलो इसको नहीं मिटाते हैं, इधर ही देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है, लेट से ऐसा, ठीक है। ये हमारा 1, ये है 2 और ये है लेट से 3। अब सबको ये चीज दिखाई दे रही है कि यहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ये चीज तो दिखाई दे रही है कि ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस, इसे छोड़ दो, अभी समझेंगे इस चीज को। ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है x = 1 पर, ठीक है। अब अगर मैं x = 1 पर आपसे बोलूं कि मेरे को LHL बताओ, तो LHL क्या होगा? मतलब आप x1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे और आप देखोगे कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड से 1 को अप्रोच कर रहे हो तो आपका ग्राफ किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है? तो जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तो ग्राफ 2 को अप्रोच कर रहा है। देख पा रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग बात कर रहे हैं तो ग्राफ जो है वो 2 को अप्रोच करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो हमारी 2 हो जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं RHL की, राइट हैंड लिमिट की, मतलब अगर इस 1 को हम लोग राइट हैंड साइड से अप्रोच करें तो ये fx किस वैल्यू को अप्रोच करेगा? देखो जब आप इधर से अप्रोच कर रहे हो ना तो ये ग्राफ इधर से ऐसे अप्रोच कर रहा है कि नहीं? तो ये किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है? 3 को, ठीक है। तो इसका मतलब 3। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि f(1) क्या है, तो देखो यहां पर तो ओपन सर्कल है तो मतलब 2 तो नहीं है, ये डार्क सर्कल कहां है? 3 पर, तो मतलब ये क्या हुआ? 3। यहां पर देखो LHL और RHL इक्वल नहीं है। यहां पर आप देखिए LHL और RHL जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पर ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि LHL RHL इक्वल नहीं है, इसीलिए हमारा डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। दूसरा, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये है हमारा, ये लेट से 1, ठीक है, ये वैल्यू हो गई यहां पर 2 और लेट से ये वैल्यू हो गई हमारी 3। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ओके, अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 1 है, 1, अगर यहां पर पूछा जाए कि LHL क्या होगा? LHL, तो देखो 1 को जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे, जब आप इस तरफ से अप्रोच करोगे तो fx किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है? ये रहा, ये किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है? 2 को, तो ये 2 को अप्रोच कर रहा है। फिर वैसे ही अगर हम बोले कि जब आप x को इधर से 1 को जब उधर से अप्रोच करोगे राइट हैंड साइड से, तो ये किस तरफ अप्रोच कर रहा है? 2 की तरफ, मतलब RHL भी कितना है हमारा यहां पर? 2। तो LHL RHL तो चलो इक्वल हो गए, अब इनकी अपने को टेंशन नहीं है। हमें ये तो पता है कि ये डिसकंटिन्यूअस है, ये तो हमें पता है कि ये यहां पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं, देखो इधर f(1) कितना है? तो f(1) कितना है हमारा? ये इधर लाइन ऐसे है। f(1) कितना है हमारा? 3। f(1) कितना है? 3, तो ये 3 हो गया। हमें ये पता है कि ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि आपको जब ये ग्राफ आप ऐसे ड्रॉ कर रहे थे, अगर ये यहां पर ये डॉट होती तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे बना सकते थे, लेकिन यहां पर क्या हुआ? एक ओपन सर्कल आ गया, जिसकी वजह से ये फंक्शन क्या हो रहा है हमारा? डिसकंटिन्यूअस। अब यहां पर आप देख सकते हो कि LHL RHL और f(1) इसमें क्या चक्कर पड़ रहा है कि जो f(1) है वो हमारा RHL या LHL के इक्वल नहीं है। ये LHL RHL तो इक्वल है, लेकिन f(1) इनके इक्वल नहीं है।
और क्या हो सकता है और समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, ये फंक्शन है और यहां पर f(1) जो है इस बार डिफाइंड नहीं है, f(1) जो है वो डिफाइंड नहीं है। अब LHL RHL तो अगेन सेम 2, यहां पर LHL जो है वो 2, RHL जो है वो भी 2, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इस बार f(1) नॉट डिफाइंड है, f(1) जो है ये डिफाइंड नहीं है। तो ये चीज यहां पर देखिए कि डिसकंटिन्यूटी किस किस कारण से आ रही है। आपका LHL RHL इक्वल नहीं है, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण आपके LHL RHL इक्वल हैं लेकिन फंक्शन की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है। तीसरा कारण क्या हो सकता है कि LHL RHL आ रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। और क्या कारण हो सकता है कि आपकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करे, लिमिट नहीं, LHL RHL जो है वो आपके इनफाइनाइट आ जाए, मतलब फाइनाइट ही नहीं आए, ठीक है। हो सकता है इसकी नॉन यूनिक वैल्यू आ जाए। तो उसके लिए हमने इन सबको कंबाइन करके एक कंबाइंड रिजल्ट बना दिया, क्या कि किसी भी फंक्शन को अगर कंटिन्यूअस होना है x इक्वल टू a पर, x इक्वल टू a पर अगर उसे कंटिन्यूअस होना है तो x इक्वल टू a पर ये लिखी आपकी LHL, ये लिखी आपकी RHL और ये आपकी f ऑफ a। ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए और साथ ही साथ ये तीनों की जो भी वैल्यू आएगी वो यूनिक और फाइनाइट आनी चाहिए। जो भी वैल्यू आएगी वो यूनिक एंड फाइनाइट आनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि इनमें से कोई भी एक इनफाइनाइट आ रहा है या नॉन यूनिक वैल्यू दे रहा है। नॉन यूनिक वैल्यू का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने लिमिट्स में देखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1/x। आप इसको जानते हैं बहुत अच्छे से कि साइन इनफाइनाइट जो है हमें नहीं पता वो -1 से 1 के बीच में क्या वैल्यू लेगा, वो एक नॉन यूनिक वैल्यू हमें दे रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां पर नॉन यूनिक मान के हम बोलते थे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है या कुछ भी ऐसा बोलते थे। तो यहां पर कंटिन्यूअस में क्या होगा, ये नॉन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा क्यों? क्योंकि जो लिमिट है आपकी वो यूनिक नहीं है, वो नॉन यूनिक है। तो यहां पर ये जो रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये आपको याद रहना चाहिए कि कंटिन्यूटी की क्या कंडीशन है। आप इसको कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी भी बोल सकते हैं कि RHL इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू f ऑफ a और ये यूनिक एंड फाइनाइट होने जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम देखें, एक पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो क्या बोल रहे हैं कि वो डिसकंटिन्यूअस x इक्वल टू a पर कब कब हो सकता है। कुछ कारण है, जैसे कि यहां पर क्या लिखा है कि LHL और RHL एग्जिस्ट करें, LHL और RHL एग्जिस्ट करें लेकिन इक्वल ना हो। जैसा कि हमने अभी अभी एक एग्जांपल देखा था, यहां पर ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। यहां पर क्या था हमारा LHL, अभी अभी हमने लास्ट स्लाइड पे ही देखा है, LHL 2 था, RHL जो था वो 3 था। दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। तो एक ये रीजन हो जाता है हमारा डिसकंटिन्यूअस होने का। तो वही यहां पर लिखा है कि LHL एंड RHL एग्जिस्ट बट दे आर नॉट इक्वल। तो एक तो ये रीजन हो गया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि आपके LHL और RHL एग्जिस्ट करें, वो इक्वल भी हो, LHL RHL एग्जिस्ट करें और वो इक्वल भी हो लेकिन f ऑफ a के इक्वल ना हो। ये केस भी हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं। यहां पर ये हो जाएगा हमारा 1, लेट से 1 पर बोल रहे हैं, ये हो जाएगी लेट से हमारी वैल्यू 2 और ये हो जाएगी लेट से हमारी वैल्यू यहां पर 3। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब LHL RHL यहां पर दोनों ही कितने हैं हमारे 2, LHL भी 2, RHL भी 2, लेकिन f ऑफ 1 कितना है 3। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों की दोनों लिमिट्स हमारी एग्जिस्ट भी कर रही हैं, दोनों इक्वल भी आ रही हैं, लेकिन फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमारी सेम नहीं है। तो एक ये भी रीजन हो सकता है हमारी डिसकंटिन्यूटी का, ये भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट ए इफ f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड। ये वाला भी हम देख चुके हैं। ये वाला हमने कब देखा, जैसे कि मान लीजिए ये वाला जो ग्राफ हमने बनाया था, यहां पर हमने डिफाइन ही नहीं किया था, f ऑफ 1 जो था वो डिफाइन ही नहीं था। और क्या हो सकता है, एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हो सकता है कोई एक लिमिट ही एग्जिस्ट ना करती हो, ठीक है। ऐसा एक या दोनों हो सकता है, एक ना एग्जिस्ट करे लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही एग्जिस्ट ना करें। जैसे कि यहां पर हम लोग देख सकते हैं, इसमें 10x का ही ले लो आप एग्जांपल, 10x देखिए ये π/2 है। अब π/2 पर जो आपकी LHL है,
x इक्वल टू पाई बाय 2 पर बात कर रहे हैं। जो LHL है जब आप इधर से अप्रोच करोगे तो देखो ये इंफिनिटी को जा रहा है, और जो RHL है वो माइनस इंफिनिटी को जा रही है। तो यहां पर जो है LHL और RHL दोनों ही हमारे इनफाइनाइट हो रहे हैं, मतलब दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक एग्जिस्ट कर जाए लेकिन दूसरा एग्जिस्ट ना करे, तो ऐसा भी केस हो सकता है। तो इन सब केसेस में क्या होगा, हमारे पास यहां पर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होने लगेगा। लेकिन ये जो डिसकंटिन्यूटी है, आप इसको ध्यान से देखो, हम केवल एक पॉइंट पर बात कर रहे हैं, ए पर, केवल x इक्वल टू ए, एक पॉइंट पर बात कर रहे हैं। इंटरवल के लिए जो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी है वो हमारी बाद में आएगी। अभी हम लोग यहां पर सिर्फ पॉइंट के लिए डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि यहां पर हम क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या बोल रहे हैं, व्हाट वैल्यू मस्ट बी असाइन्ड टू k सो दैट द फंक्शन fx इक्वल्स टू, ये आपको एक फंक्शन गिवन है और आपसे बोला जा रहा है कि ये x इक्वल टू 4 पर कंटिन्यूअस है, तो हमें बताना है कि k की क्या वैल्यू होगी। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग कंटिन्यूटी की बात करते हैं इस तरह के फंक्शन की जिनकी डेफिनेशन में ब्रेक आ रहा हो, तो हम उनकी कंटिन्यूटी सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर चेक करेंगे जहां फंक्शन की डेफिनेशन में ब्रेक आ रहा हो। यहां पर आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि जो फंक्शन की डेफिनेशन में ब्रेक आ रहा है वो x इक्वल टू 4 पर आ रहा है, मतलब x इक्वल टू 4 पर ही आपके फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो रही है। 4 से पहले कुछ और है, 4 के बाद भी वही है, लेकिन 4 पर जो है वो डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? तो हम यहां पर क्या करते हैं, देखिए LHL और RHL तो दोनों, ये तो फिक्स है कि दोनों सेम ही आएगी, वो कुछ भी आए। क्यों फिक्स है ऐसा? ऐसा इसलिए फिक्स है क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये 4 से पहले भी सेम है, 4 के बाद भी सेम है। तो आप 4 प्लस कैलकुलेट करो, 4 माइनस कैलकुलेट करो, वो हमारे पास ये RHL और LHL सेम आएंगे, और f(4) जो है वो हमारा है k। ये तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये 4 है जब x इक्वल टू 4 हो। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि f(4) को लिमिट x टेंड्स टू 4, ये fx मतलब ये फंक्शन, क्योंकि जब x 4 नहीं है तब हम कर देंगे। तो यहां पर अगर पुट करें आप तो ये बनेगा f(4) इक्वल्स टू, मतलब f(4) की वैल्यू है हमारी k इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 4 दिस। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, ये पढ़ा था हमने। अब यहां पर अगर आप देखो तो जो 256 है वो 4 रेज टू द पावर 4 ही होता है। 256 जो है वो 4 रेज टू द पावर 4 होता है। तो यहां पर आप इसको 4 पावर 4 लिख दीजिए और इस फॉर्मूले से कंपेयर करिए। देखिए a की जगह 4 लिखा है, n की जगह भी 4 लिखा है, तो इसका रिजल्ट क्या होता था हमारा, जब लिमिट x टेंड्स टू a होता था तो इसका रिजल्ट क्या आता था, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। अब तो इसको एलोपिटल से भी समझ सकते हो, 0/0 बन रहा है तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा हमारे पास, देखिए x टेंड्स टू 4 है ये, तो n की जगह 4 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4 इंटू एक्स पावर 4 माइनस 1। क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 4 है तो इसीलिए इसकी जगह हम 4 रख देंगे, हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगेन 256 ही हमारा रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो जो k की वैल्यू है वो हमारी 256 आ जाएगी, क्योंकि x टेंड्स टू 4 पर जब आपने लिमिट कैलकुलेट की उसका आंसर 256 आया, और वही तो हमारा k था। तो इस तरह से जो है हम कंटिन्यूटी के कंसेप्ट को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल यहां पर देखें तो बोल रहे हैं कि fx इक्वल्स टू ये। अब इतना खतरनाक सा फंक्शन दिया हुआ है, देख के डर जाएगा कोई, है ना, डरना नहीं है, लेकिन क्या करना है अपने को, पढ़ना है क्वेश्चन को और अच्छे से सोचना है कि क्या है इसका मतलब। तो देखिए fx आपको दे दिया, अभी fx को रख दो साइड में थोड़ी देर के लिए। अब बोल रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, कि इस a की, जो ये आप a देख रहे हो, इसकी क्या वैल्यू हो कि fx x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस हो जाए। अगर fx को x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस करना है तो इसका मतलब वो बोल रहे हैं कि f ऑफ 0 जो है वो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx हो जाए। अब f ऑफ 0 कितना है हमारा, 3/4 प्लस 1/4 है, ये है हमारा f ऑफ 0। तो ये तो फिक्स है, उसे तो हम साइड में रख लेंगे। अभी हम लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आप यहां पर देखें लिमिट x टेंड्स टू 0, तो उसके लिए आप ये डेफिनेशन यूज करोगे। ओके, क्या बनेगा, साइन ax² अपॉन x²। अब जब आप लिमिट x टेंड्स टू 0 रखते हो तो यहां पर ध्यान से देखो 0/0 फॉर्म बन रही है। अब 0/0 फॉर्म को सोल्व करने के लिए हमें पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x1 होता है, मतलब जो साइन के अंदर लिखा है वही हमारा डिनोमिनेटर में भी लिखा होना चाहिए, तो हम उस रिजल्ट को 1 लिख सकते हैं अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं।
तो यहां पर क्या लिखा है ए एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या है सिर्फ एक्स स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो देखो ये पूरी की पूरी स्टैंडर्ड लिमिट बन गई। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इसका मतलब यहां पर बचा क्या हमारे पास केवल a। तो जो ये लिमिट की वैल्यू है ये a के बराबर आ जाएगी। तो आप यहां से a इक्वल्स टू 3/4 प्लस 1/4a लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अब यहां से देखो a इक्वल्स टू क्या बन गया हमारे पास 3/4 प्लस 1/4a। अब इसको कई लोग क्या करते हैं, मतलब इन कैलकुलेशंस में मिस्टेक कर देते हैं। अब देखो डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश करो तो a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, डिनोमिनेटर सेम बन गया तो काम इजी हो गया। ये एलसीएम ले लिया तो 4a, 3a + 1 न्यूमरेटर में है और इस साइड क्या है a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4a स्क्वायर बन जाएगा। इस 3a को इधर ले आए तो -3a, 1 को भी इधर ले आए तो -1 इक्वल टू 0। खत्म। फैक्टराइजेशन कर लो, आंसर आ जाएगा 4a + 1 इंटू ये फैक्टराइजेशन करके a की वैल्यू, दो वैल्यूज आएंगी, एक -1/4 और एक +1। तो ये जो है ये हमारा यहां पर फाइनल आंसर इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से कंटिन्यूटी के कंसेप्ट्स को हम लोग यहां पर यूज करते हैं कि किन्हीं वेरिएबल्स की आपको वैल्यूज निकलवा लेंगे, ज्यादातर इसी तरह से यूज होता है जैसा अभी हमने देखा। तो यहां पर ये जो है हम कंटिन्यूटी एक पॉइंट पर हम लोग देख चुके हैं। अब जो आगे आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी डिफरेंट तरह की देखने वाले हैं और एक इंटरवल में किस तरह से आप कंटिन्यूटी कैलकुलेट करते हो वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। So this is all about this lecture. So I hope you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.